हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, आज मैं शुरू करने वाली हूँ इतिहास का सबसे पहला चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, मैं इतिहास की एनसीईआरटी बुक से मैं आपको इतिहास पूरा पढ़ाऊँगी और ये बिल्कुल आपको बेस से यानी कि आपको प्राचीन इतिहास से आधुनिक इतिहास तक पढ़ाने वाली हूँ। तो इसका ये पहला वीडियो है प्रागैतिहासिक काल, जिसकी शुरुआत आपकी प्रागैतिहासिक काल से होगी। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए यूज़फुल होगा जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उन्हें हिस्ट्री पढ़ना है। तो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट होता है आपके लिए और ये एनसीईआरटी का बहुत ज़बरदस्त संग्रह है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, अधिकांश जो हमारे विद्वान हैं उनका मत यह है कि पहले जो मानव था वो एक नर वानर था और मानव की उत्पत्ति ऐसे ही नर वानर से हुई है। पहले वो कहाँ रहते थे? पहले वो मतलब बेसिकली वृक्षों पर रहते थे, फिर उन्होंने वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गए और पृथ्वी पर ही रहने लगे थे। हालांकि इसका जो जीवाश्म है वो भारत में नहीं मिले हैं। और आपको ये इम्पॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं वो 2-3 बार रिपीट कर दूंगी ताकि आपको वो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। और 2-3 बार क्लियर कर देने से ये फ़ायदा होगा कि आपको वो चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी। देखिए, तो प्राइमेट्स क्या है? एक तरीके से हमने अगर आपसे कोई पूछे कि मानव की उत्पत्ति किससे हुई है तो आप बोलेंगे कि मानव की उत्पत्ति प्राइमेट से हुई है। प्राइमेट्स का मतलब होता है नर वानर। इसके अंतर्गत बंदर, लंगूर, वन मानुसों और जो स्तनधारी जीव होते हैं उनको शामिल करा जाता है, जो कि नर वानर होते हैं। और विद्वानों का मानना है कि प्राइमेट से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ है और ऐसे प्राणी आज से 80 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में निवास करते थे। कहाँ निवास करते थे? अफ्रीका में निवास करते थे। लेकिन हाल में ही महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल में से जिन तथ्यों की रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार मानव की उपस्थिति और भी पहले 14 लाख वर्ष पूर्व रखी जा सकती है। मतलब और भी पहले, मतलब 14 लाख वर्ष पूर्व और पहले की रखी जा सकती है। पर इस विषय पर खोज की आवश्यकता है, तो ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। जो भी मतलब कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें कंफर्म नहीं होती वो एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ज्ञातत्व हो कि अफ्रीका की जो अपेक्षा भारत में मानव बाद में बसे। अगर आपसे पूछा जाए तो अफ्रीका की अपेक्षा भारत में जो मानव बसे वो बाद में बसे। ठीक है, तो यहाँ ये कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी, बस आपको ये जानना था कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो प्राइमेट हुई है और प्राइमेट का अर्थ नर वानर होता है। अब ये जो हम बात पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम प्रागैतिहासिक पुरातत्व की बात करें, प्रागैतिहासिक इतिहास की बात करें, तो प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जो जनक कौन थे? तो प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक किसे बोला जाता है? वो हमारे रॉबर्ट ब्रूस फुट को बोला जाता है। भारत में पुरा पाषाण काल से संबंधित जो पुरातात्विक खोज की शुरू करने का जो श्रेय है, मतलब जो पूरा पाषाण काल था, जो पाषाण युग था, पाषाण का मतलब पत्थर, तो उससे संबंधित जो भी पुरातात्विक खोज करी उसका श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के थे और रॉबर्ट ब्रूस फुट ने वर्तमान तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट जिला के पल्लवरम नामक चेन्नई मद्रास के निकट नामक पुरास्थल से 30 मई 1863 को लैटराइट मिट्टी के जमाव से हस्त कुठार को खोज निकाला था। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने क्या करा था? 30 मई 1863 ईस्वी को लैटराइट मिट्टी के जमाव से क्या खोजा था? हस्त कुठार। हस्त कुठार को इन्होंने क्या, हस्त का मतलब हाथ का जो कुठार होता है उसको उन्होंने खोजा था। कहाँ से खोजा था? तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट जिला के, तमिलनाडु राज्य में जो चिंगलपुट जिला है उसके पल्लवरम नामक एक पुरास्थल है जो कि चेन्नई मद्रास के निकट है, वहां से इसको खोजा था। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है तो आप बोलेंगे रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट का जन्म 1834 में इंग्लैंड में हुआ था। रॉबर्ट ब्रूस फुट का जन्म कहाँ हुआ था? 1834 में इंग्लैंड में हुआ था।
29 वर्ष की अवस्था में ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से जुड़े थे और कोलकाता में दिसंबर 1912 में इनका निधन हो गया। ठीक है, 1834 में इनका जन्म हुआ और 1912 में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। ये ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है और इन्होंने 1863 में एक हस्त कुठार की खोज करी थी। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात शुरू होती है कि जिस काल की जानकारी के लिखित और प्रमाणिक साधन उपलब्ध है, मतलब जिसके लिए जिस समय के लिए आपको लिखित चीज़ें, प्रमाणिक चीज़ें उपलब्ध है, उसे आप ऐतिहासिक काल कहते हो। और जिस काल की जानकारी के लिए, ठीक है, जिस काल की जानकारी के लिए आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? आप ये कौन सा काल पढ़ रहे हैं? ये देखिए, प्राक ऐतिहासिक काल हम कहते हैं, मतलब जिसके लिए हमें लिखित कोई भी चीज़ नहीं प्राप्त, उसे प्राग ऐतिहासिक, या फिर आप अभी कौन सा काल पढ़ रहे हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो प्रस्तर युग, पाषाण काल और आदिम मानव, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का ही एक हिस्सा है, क्योंकि इसके लिए भी कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो प्राक ऐतिहासिक काल के जो औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं वे पत्थर काल से हैं। तो जो भी औजार या जो भी चीज़ें प्राप्त हुई वो पत्थर मतलब पाषाण काल से हैं। इसीलिए मानव इतिहास के प्रारंभिक काल को, मतलब स्टार्टिंग में जो भी हथियार, जो भी औजार प्राप्त हुए वो पत्थर के थे और इसीलिए उस प्रारंभिक काल को पाषाण काल कहा गया। तो पाषाण काल मतलब देखिए, प्रागैतिहासिक काल में जो ये वाला काल है, सबसे प्रारंभिक काल, वो पाषाण काल ही था। और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब अगर हम बात करें पुरा पाषाण काल की, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पुरा पाषाण काल है इसको हम पैलियोथिक भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम पैलियोथिक भी बोलते हैं। पैलियोथिक जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। और पैलियोस का अर्थ प्राचीन और लिथोस का अर्थ जो है पाषाण है, मतलब प्राचीन पाषाण काल। ठीक है, इसे हम आखेटक, बहुत इंपॉर्टेंट कि आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल हम किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे कि पुरा पाषाण काल को हम कहते हैं। तो भारत में पुरा पाषाण कालीन मनुष्य के शारीरिक अवशेष कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उनका कोई स्थायी निवास नहीं था। क्या बोला गया कि भारत में पुरा पाषाण कालीन मनुष्य जो था उसके कोई शारीरिक अवशेष नहीं मिले हैं, क्योंकि उसका कोई स्थायी स्थान नहीं था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पता चली कि जो अब आपको जैसे 4 पॉइंट दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इनमें से सही कथन चुनिए, और उस कथन में एक कथन हो कि भारत में पुरा पाषाण कालीन मनुष्य के शारीरिक अवशेष नहीं मिले हैं, तो आप कहेंगे जी हाँ ये बिल्कुल सही है। क्यों नहीं मिले हैं और रीज़न दिया गया हो कि उनका कोई स्थायी निवास नहीं था, तो बिल्कुल सही। आपका जो यूपीएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें आपको इसी तरीके के कथन और रीज़न दिए जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप पढ़ते चलिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड था? तो मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड था? प्रकृति पर डिपेंड था। और वे आखेटक शिकार से ही, मतलब उनका भोजन क्या था? कंदमूल। इंपॉर्टेंट चीज़, इनका भोजन क्या था? कंदमूल। मतलब वो क्या करते थे? आखेटक और शिकार करके ही अपना भोजन, कंदमूल जो है वो प्राप्त करते थे। तो जो पुरा पाषाण युग के जो मानव थे वो क्या करते थे? आखेटक थे, मतलब शिकारी थे। शिकार करके अपना भोजन जो प्राप्त करते थे उसको हम कंदमूल कहते थे। ठीक है, और मनुष्य का जीवन पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था और उनका कोई स्थायी निवास ना होने के कारण उनके कोई भी शारीरिक अवशेष नहीं मिले हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इस काल में मानव को अग्नि का ज्ञान था। अब यहाँ पर अक्सर आपको कंफ्यूज करा जाता है कि मानव को अग्नि का ज्ञान किस युग में हुआ, अग्नि का ज्ञान किस युग में हुआ। तो बहुत से लोग उसको नव पाषाण युग में लिख देते हैं, क्योंकि नव पाषाण में उन्होंने अग्नि को इस्तेमाल करना एक तरीके से शुरू कर दिया था। बट आपको ये पता होना चाहिए कि उनको ज्ञान कोई ऐसा तो नहीं कि उन्होंने निर्माण कर लिया था अग्नि का, अग्नि तो पहले से ही थी। अब उन्होंने 2 पत्थर को रगड़ रहे थे और अग्नि निकली, तो उनको ज्ञान तो उनको पहले से ही था, बट वो उसको
इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। इस्तेमाल करना जानना कब सीखे? नव पाषाण में। लेकिन अगर बात करी जाए कि अग्नि का ज्ञान कब हुआ या कब था, तो वो पूरा पाषाण काल में ही था। इस काल में मानव को अग्नि का ज्ञान था। और अगर आविष्कार की बात करी जाए तो आविष्कार तो 1 वर्ष पूर्व ही हो गया था, ईसा पूर्व में, परंतु अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। मतलब अग्नि को कैसे प्रयोग करें वो ये नहीं जानते थे, बट उन्हें अग्नि का पूरा ज्ञान था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर अग्नि के ज्ञान की बात पूछ रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि पूरा पाषाण काल में ही उनको अग्नि का ज्ञान था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। इस युग को 3 भाग में विभक्त करा जाता है। तो पहली चीज हमने जानी कि ये आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। ये क्या थे? पहली बात तो अगर पूरा पाषाण की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या थे? ये आखेटक और खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है। पैलियोथिक, मतलब ये पैलियोथिक तो हम पाषाण काल की बात कर रहे हैं। फिर पाषाण काल में सबसे पहले हम पूरा पाषाण की बात कर रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पर पढ़ा कि खाद्य एवं इनको आखेटक भी कहते थे और खाद्य संग्राहक भी कहते थे। लेकिन पूरा पाषाण में ये मेन क्या थे? आखेटक थे और अपना भोजन कंदमूल प्राप्त करते थे। इनको अग्नि का ज्ञान था लेकिन प्रयोग से अनभिज्ञ थे। और इस समय के मनुष्य, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस समय के जो मनुष्य थे पूरा पाषाण युग के, वो नेग्रिटो जाति के थे। किस जाति के थे? नेग्रिटो जाति के। और उसके बाद इसको 3 भागों में, पूरा पाषाण युग की अगर हम बात कर रहे हैं, वैसे तो पाषाण युग ही 3 भाग में बटा हुआ है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, लेकिन पूरा पाषाण को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव मूलतः क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग करते थे। ठीक है, कौन से पत्थरों का प्रयोग करते थे? क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग करते थे। और इस काल के उपकरणों को 2 भागों में विभक्त करा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग करते थे और 2 भागों में यहाँ के जो उपकरण थे वो बांटे गए हैं। सबसे पहले चापर, चॉपिंग, टेबल संस्कृति, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हैंड एक्स संस्कृति। ये 2 संस्कृतियां थी। इसके उपकरण सर्वप्रथम जो चापर, चॉपिंग, टेबल संस्कृति के जो उपकरण हैं, मतलब जो भी ये पत्थर का इस्तेमाल करते थे, तो जो उपकरण बनते थे वो 2 भागों में विभक्त करे गए। एक है आपका चापर, चॉपिंग, टेबल संस्कृति और दूसरा है आपका हैंड एक्स संस्कृति। तो जो चापर, चॉपिंग, टेबल संस्कृति है, इसके उपकरण सबसे पहले पंजाब की सोहन घाटी नदी में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? पंजाब की सोहन घाटी नदी में मिले हैं और इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चापर, चॉपिंग, टेबल संस्कृति को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो सोहन संस्कृति से जाना जाता है। सबसे पहले इसके अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? तो पंजाब की सोहन नदी घाटी में प्राप्त हुए। तो 2 प्रश्न यहाँ से आपके बन गए। ये दोनों ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता था और 2 संस्कृति के बारे में आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है होना। फिर आता है हैंड एक्स संस्कृति। तो इसके उपकरण सबसे पहले मद्रास के समीप बादमदुराई और अतिरम पक्कम से प्राप्त किए गए। अगर हम हैंड एक्स संस्कृति की बात करें तो इसके उपकरण सबसे पहले कहाँ मिले? मद्रास के बादमदुराई और अतिरम पक्कम, बादमदुराई और अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए और ये साधारण पत्थरों से कोर या फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए थे। किस प्रणाली द्वारा निर्मित करे जाते थे? कोर या फ्लेक प्रणाली, ये याद रखना है आपको, कोर या फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित करे जाते थे। और इनको हम मद्रास संस्कृति भी कहते थे क्योंकि ये सबसे पहले मद्रास के समीप बादमदुराई और अतिरम पक्कम से प्राप्त किए गए थे। आगे हम बात कर लेते हैं कि सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस, अभी ऊपर हम पढ़ के आए कि पहली बात तो अभी देखिए ऊपर ही आपने ये चीज पढ़ा। 1 मिनट, ओके तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि सबसे पहले जब अभी हमने आपको पढ़ाया था तो आपको हमने बताया था ना कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान के से प्रथम हैंड एक्स, जो आपने हस्त कुठार पढ़ा था, हस्त कुठार, ये क्या था? हैंड एक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले हैंड एक्स की खोज किसने करी थी, हाथ की कुल्हाड़ी की, तो वो किसने करी थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। अभी ऊपर आपने पढ़ा था 1863 में, और रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही
जो प्रागैतिहासिक पुरातत्व उसका जनक कहा जाता है। और इन्होंने मद्रास के पास, अभी देखिए आपने इसीलिए इसमें हैंड एक्ट संस्कृति को भी बोला जाता है। तो हैंड एक्ट संस्कृति जो थी वो इसी क्या बोलते हैं निम्न पुरापाषाण की थी। और दूसरी चीज़, इसी काल में उन्होंने क्या करा था, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने क्या मतलब इसी काल के उपकरण जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे उन्होंने 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स को जो था वो खोजा था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित जो हथनौरा नर्मदा नदी घाटी से मानव कपाल खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ, जो भारत में प्राप्त मानव अवशेष का प्राचीनतम साक्ष्य है। अब देखिए जो 1863 है उसमें तो हैंड एक्स मिला, और क्या बोला जा रहा है कि 1982 ईस्वी में जो अरुण सोनकिया थे उन्होंने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित एक हथनौरा नर्मदा नदी घाटी पर है उस पर कपाल खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त किया था। ओके, तो इतनी चीज़ें हमने निम्न पुरापाषाण के बारे में पढ़ ली। तो अब हम क्या करेंगे, मध्य पुरापाषाण के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जानेंगे। ठीक है, देखिए तो अगर हम मध्य पुरापाषाण की बात करें तो मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फ्लैट पत्थर प्रयुक्त होने लगे। ठीक है, मतलब अभी आपने पढ़ा कि जो हमारा पुरापाषाण काल का निम्न पुरापाषाण काल था उसमें आप क्वार्टजाइट पत्थरों का इस्तेमाल मतलब जो मानव थे वो क्वार्टजाइट पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद जब नया ये जो मध्य पुरापाषाण काल की अगर हम बात करें तो मध्य पुरापाषाण पढ़ रहे, ध्यान रखिएगा मध्य पाषाण नहीं पढ़ रहे, अभी हम पुरापाषाण का ही दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। तो अगर हम मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो इसमें क्वार्टजाइट पत्थरों की जगह जैस्पर, चर्ट, फ्लैट के पत्थर प्रयुक्त होने लगे। और फलकों की अधिकता के कारण, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से देखिए, मैं इसको जूम कर देती हूँ। तो फलकों की अधिकता के कारण इस काल को हसमुख धीरज लाल संकालिया, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत तो नहीं है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं जो हर बार आता है केवल वही चीज़ें पूछी जाएँ। तो यहाँ पर फलक क्या होते हैं, औजार होते हैं एक तरीके के। तो फलकों की अधिकता के कारण ही मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। जैसे अभी आपने निम्न, अब यहाँ पर आप एक चीज़ रिकॉल कर सकते हैं कि जब आपने निम्न पुरापाषाण काल पढ़ा तो उसमें दो संस्कृति पढ़ी, एक चापर चॉपिंग संस्कृति और हैंड एक्ट संस्कृति के बारे में आपने पढ़ा। उसको हम चापर चॉपिंग संस्कृति को हम सोहन घाटी संस्कृति, और जो हमारी हैंड एक्ट संस्कृति है उसको हम मद्रास संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि ये मद्रास में मिली थी। और यहाँ से जो वहाँ से क्या हुआ था कि जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे उन्होंने एक हैंड एक्ट की जो खोज है 1863 में करी थी। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर फलकों की अधिकता, इसीलिए हम इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। और ये किसने कहा, हसमुख धीरज लाल संकालिया ने ये उपाधि दी, इस काल को ये मतलब नाम दिया, संज्ञा दी। और फलक एक प्रकार का औजार होता है, पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, तो मध्य पुरापाषाण से यही कुछ चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी। अब अगर हम बात करें उच्च पुरापाषाण काल की, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जो हमारा क्या बोलते हैं कि जो निम्न पुरापाषाण काल था, पुरापाषाण का पहला भाग, उसमें आपका क्वार्टजाइट पत्थरों का इस्तेमाल होता था। और उसके बाद क्या होने लगा, उसके बाद जब आपका मध्य पुरापाषाण आया तो उसके स्थान पर आपका जैस्पर, चर्ट, फ्लैट के पत्थर उपयुक्त होने प्रयोग होने लगे। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि जब हम उच्च पुरापाषाण काल की बात करते हैं तो अब यहाँ पर इस युग के उपकरण जो थे वो ब्लेड होते थे। क्या होते थे, ब्लेड होते थे। और विश्वव्यापी संदर्भ में उसकी दो मेन विशेषताएं हैं, क्या कि नए चकमक उद्योग की स्थापना हुई, और आधुनिक प्रारूप के जो मानव हैं, मतलब आज जो हम एक कह सकते हैं आधुनिक प्रारूप का जो होमो सेपियंस है, अभी आपको हम होमो सेपियंस के बारे में भी पढ़ाएंगे कि किस तरीके से होमो इरेक्टस मतलब किस तरीके से मानव एक तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, होमो इरेक्टस बना और किस तरीके से होमो सेपियंस बना। तो आधुनिक प्रारूप के जो मानव होमो सेपियंस थे उसका सर्वप्रथम उदय किस काल में हुआ, तो आप आंसर देंगे पुरापाषाण के तीसरे भाग उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है,
तो अब जरा हम होमो की बात पढ़ लेते हैं। अभी जो हमने होमो वाला देखा, देखिए होमो लालिनी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? लालिनी भाषा का शब्द है। होमो किसका शब्द है? लालिनी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ आदमी है, और इसमें पुरुष व स्त्री दोनों शामिल हैं। होमो के कई प्रजातियों के में उनके गुण के अनुसार वर्गीकृत होते हैं। होमो हैबिलिस जो औजार बनाने वाला जो मानव था। होमो इरेक्टस जो सीधे खड़े होकर, क्योंकि पहले वो नर वानर से ही, प्राइमेट से उसकी उत्पत्ति हुई, तो पहले वो सीधे खड़े होकर नहीं चलता, धीरे धीरे उसने सीधे खड़े होकर चलना शुरू करा, तो वो होमो इरेक्टस बन गया। और उसके बाद होमो सैपियंस जो कि हम लोग हैं, चिंतनशील आधुनिक मानव। ठीक है, तो ये आपका होमो से रिलेटेड कुछ जानकारी थी। एक लालिनी भाषा का शब्द है ये, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर एक ये इस तरीके से दिया गया है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल आपने अभी तक देखिए, अब हम लोगों ने पुरा पाषाण काल को पूरा कर लिया। निम्न, मध्य और आपका उच्च पुरा पाषाण काल। निम्न को आप फलज संस्कृति यहाँ पर बोला गया है, बट निम्न में इसको सोहन घाटी और आपका जो कह सकते हैं कि आपने अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कि निम्न में फलक संस्कृति की अगर हम बात कर रहे हैं मेन, ठीक है। वैसे तो फलक संस्कृति पूरे पाषाण काल को ही बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा औजार मिले हैं, ठीक है। तो ये आप अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि भाई यहाँ भी फलक संस्कृति बोला है, क्योंकि हमने तो अभी पढ़ा है कि लेकिन अगर हम बोले तो इस पूरा पाषाण काल को जो हसमुख संकालिया थे उन्होंने बोला कि ये फलक संस्कृति है, ठीक है। बट अगर ओवरऑल हम देखें तो हम यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई औजार तो तीनों में ही मिले, है ना, औजार तो तीनों में ही मिले। तो वही वो बता रहा है कि सोहन घाटी पर मिले, बोलन घाटी पर मिले, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगर हम मध्यपुरा पाषाण बताएं तो सोन घाटी, बोलन घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा में, खैर ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इस तरीके से आपने शॉर्ट में देख ले, ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें हमने कंप्लीट कर ली। अब हम आ जाते हैं, अब ये चीज़ थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, अगर थोड़ा सा टिपिकल आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बने तो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट आपकी हो सकती है। देखो पूरा पाषाण कालीन जो स्थल है, अभी हमने पूरा पाषाण कंप्लीट करा। मानव का सर्वप्रथम चित्रकारी का प्रमाण कहाँ से मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मानव का सर्वप्रथम चित्रकारी का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आप कहेंगे भीम बेटका से मिला है। कहाँ से मिला है? भीम बेटका से। और पहलगाम स्थल क्या है? पहलगाम, पहलगाम का जो राज्य है वो कश्मीर है। लिद्दर नदी के किनारे हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है यहाँ से। ये एक पूरा पाषाण कालीन, क्योंकि देखिए पाषाण युग तो पूरा ही था, पत्थर फलक तो औजार तो सभी जगह मिले, इसीलिए उसको फलक संस्कृति तीनों को ही। लेकिन मध्य पूरा पाषाण काल को हसमुख संकालिया ने ऐसा बोला कि एक फलक संस्कृति थी, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा औजार पाए गए, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन सी घाटियों में मिले वो पूरा डिटेल में दिया था, जो आपने पीछे चित्र देखा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर क्या, पहलगाम की अगर हम बात करें तो ये कश्मीर इसका राज्य है, स्थल पहलगाम, और किस राज्य में है? कश्मीर में है। यहाँ पर लिद्दर नदी के निकट एक हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई, ठीक है। और उसके अलावा आपका पोतवार पिंडी दोष जो पंजाब पाकिस्तान में है। हस्त कुठार यानी वही हाथ की जो कह सकते हैं हाथ की कुल्हाड़ी के औजार मिले। वैसे तो सर्वप्रथम वाला प्रश्न ज़्यादा आता है कि सबसे पहले कहाँ मिले और किसने खोजे, तो आप ये पढ़ चुके हैं। हथनौरा जो है मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी, ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताती चलूँगी, ठीक है। वो आपको याद करना, सारे कुछ याद हो ना हो आपको ये पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो हथनौरा है वहाँ पर नर्मदा नदी के निकट मानव खोपड़ी कपाल के जीवाश्म का प्रमाण 1982, अभी हम ऊपर पढ़ के आए कि 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा उत्खनन से प्राप्त किया गया मानव की खोपड़ी यानी कपाल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला नर्मदा नदी के निकट, जो हथनौरा में है मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर भीमबेटका की बात करें तो यहाँ पर नर्मदा के निकट भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में सबसे पुराना शैलाशय निवास मिला है। तो ये भी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट आप समझ सकते हैं कि जो नर्मदा मतलब ये एक मिनट आप देख रहे हैं यहाँ पर
कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, भीमबेटका की, तो भीमबेटका में एक तो आपने पढ़ा कि सर्वप्रथम चित्रकारी के प्रमाण आपको कहाँ से मिले हैं, भीमबेटका से मिले हैं। दूसरा, जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका है वहाँ पर नर्मदा के निकट भोपाल से जब 40 किलोमीटर दक्षिण में सबसे पुराना शैलाशय निवास मानव निर्मित गुफाओं का घर जो है वो मिलता है भीमबेटका मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आदमगढ़ की, तो यहाँ पर शिल्प उपकरण प्राप्त है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लोहदानाला उत्तर प्रदेश में जो बोलन घाटी के विश्व प्राचीनतम अस्थि निर्मित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोहदानाला जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, उसमें जो बोलन नदी घाटी में विश्व प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा जो है वो प्राप्त हुई है। पल्लवरम मद्रास से आप पढ़ चुके हैं। पल्लवरम मद्रास में क्या मिला, सर्वप्रथम हैंड एक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। अतिरमपक्कम में मद्रास हैंड प्लस एक्स क्लीवर व फलक उपकरण मिले। ठीक है, अतिरमपक्कम और पल्लवरम नामक दोनों स्थान की बात करी थी, है ना। और जो आपका गुडियाम है मद्रास में फलक व क्लीवर के उपकरण के साक्ष्य मिले, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। नेवासा और चिरकी में जो कि महाराष्ट्र में मध्यपुरा पाषाण युगीन उच्च कोटि के उपकरण मिले। तो अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको क्या क्या याद रखनी है, नोट करना है, वो है हथनौरा। हथनौरा जो मध्य प्रदेश में, जहाँ पर मानव कपाल खोपड़ी मिली, जो मानव की कपाल या खोपड़ी मिली 1982 में अरुण सोनकिया ने उत्खनन करा, तकने के द्वारा उत्खनन से प्राप्त हुई। दूसरा, भीमबेटका में क्या मिला, शैलाशय निवास मिला है। भीमबेटका में भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में सबसे पुराना शैलाशय मिला है। तीसरा क्या था आपका, क्या इंपॉर्टेंट है, लोहदानाला उत्तर प्रदेश में, यहाँ बोलन नदी घाटी में विश्व प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और आपका पल्लवरम में प्रथम हैंड एक्स, अतिरमपक्कम में हैंड प्लस एक्स क्लीवर व फलक उपकरण मिले। उसके अलावा यही कुछ इम्पॉर्टेंट थे जो आपको याद करने हैं। ये सारे आपके पुरा पाषाण कालीन स्थल हैं, ये सब आपके पुरा पाषाण कालीन स्थल हैं और ये चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई। इसमें जो बातें इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, मिलेगा आपको बहुत कुछ पढ़ने को, लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट बातें ज़्यादा ध्यान रखनी हैं। ठीक है, अब एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें सब मैं बताती जा रही हूँ। हाथी के जो सबसे पुराने जीवाश्म मिले हैं वो हथनौरा से मिले हैं। 1863 में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के निकट प्रथम हैंड एक्स प्राप्त किया, पढ़ चुके हैं। कहाँ, पल्लवरम अतिरमपक्कम में ये बेसिकली मिले थे। और भारत में पुरा पाषाण युगीन सभ्यता का जो विकास हुआ वो प्लास्टोसीन काल हिम युग से हुआ। इस काल में पृथ्वी की सतह जो थी वो बर्फ़ से ढकी रहती थी। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि पुरा पाषाण युग का जो शुरुआत हुआ वो हिम युग से हुआ। ठीक है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के बोलन घाटी में से पशुओं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की बोलन घाटी से पशुओं के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। इतना ही है इसमें इम्पोर्टेंट जानने लायक। एक मिनट, अब हमने मध्य पाषाण काल को भी अब हमने यहाँ पर पूरा पाषाण काल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी पढ़ ली। अब हम आएंगे मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण नहीं, मध्य पाषाण। ठीक है, अभी आपने ये तो पढ़ाई था, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको दोबारा नीचे भी लिखकर बताई जाती है कि बोलन घाटी लोहदानाला में जो आपका प्राचीनतम अस्थि निर्मित स्त्री की जो मूर्ति है, मातृ देवी की जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई है। तो ये चीज़ आपको दोबारा भी यहाँ पर डिस्कस करी गई है। नेक्स्ट है आपका मध्य पाषाण काल। अब अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल की, तो भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी आपको 1857 ईस्वी में हुई, जब सीएल कार्लाइज ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। मतलब लघु मतलब थोड़े छोटे। इस टाइम में क्या होने लगा था कि जो पत्थर के उपकरण होते थे वो थोड़े छोटे होने लगे। ठीक है, तो जब सबसे पहले सीएल कार्लाइज ने जो सबसे पहले क्या करा, विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे, तभी मध्य पाषाण काल की 1857 में सबसे पहले जो जानकारी है वो मिलती है। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए होते थे। इनको माइक्रोलिपिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। इस युग को आखेटक व पशुपालक काल के रूप में भी जाना, मतलब यहाँ पर वो शिकारी भी थे और पशुपालन भी उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, इसीलिए इसको पशुपालक से भी जानते हैं हम। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर अब आपको क्या समझना है
कि भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सबसे, अगर अस्थि पंजर की बात करें तो किस काल से मिले, तो भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सबसे पहले जो प्राप्त होने लगे थे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भीलवाड़ा ज़िले की। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देख लेते हैं। अब देखिए एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बोली गई, हमने जैसे बोला कि ये लोग आखेटक भी थे, शिकारी भी थे, और मध्य पाषाण काल में इन्होंने मतलब पशुपालन भी शुरू कर दिया था। और पशुपालन का जो सबसे प्रथम साक्ष्य है वो कुत्ता था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कुत्ता था वो इनका प्रथम पालतू पशु था। अगर हम कोई पूछ ले कि मानव का सबसे पहला पालतू पशु कौन था, तो कुत्ता था। ठीक है, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे, तो आप जवाब देंगे कोठारी नदी के तट पर स्थित जो बागौर भारत का सबसे बड़ा, मतलब कोठारी नदी तट पर स्थित भीलवाड़ा जिले भीलवाड़ा जिले में जो कोठारी नदी है उसके तट पर स्थित जो बागौर है, बागौर वही आपका सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ 1968 से 1970 तक, 1968 से 1970 तक BN मिक्स द्वारा उत्खनन कार्य करवाया था। यहाँ पर ये जो बागौर, जिसको हम सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कह रहे हैं, यहाँ पर 2 साल तक चलता रहा। 1968 से 1970 तक BN मिश्रा जो थे उन्होंने क्या करा, यहाँ पर उत्खनन करवाया था। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण के युग 2 शैलाशय मिले थे। अब देखिए अभी हमने ऊपर शैलाशय के बारे में पढ़ा था कि नहीं, उसमें हमने क्या देखा था उसमें कि भाई जो सबसे पुराना शैलाशय निवास यानी मानव निर्मित जो गुफाओं या घर, जिसको गुफाओं का जो घर बोलते हैं, वो सबसे पुराना कहाँ मिला था, वो आपको भीमबेटका मध्य प्रदेश में मिला था, भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में, है ना। और यहाँ पर आपको मध्य पाषाण से रिलेटेड क्या बता रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है आपको, यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, वहाँ पर उन्होंने ये बताया है, अगर हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो शैलाशय मिले मध्य पाषाण युग में 2 मेन शैलाशय मिले। कहाँ पर, पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट आप मध्य पाषाण से ही मध्य प्रदेश याद कर लीजिए कि पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शैलाशय मिले, जिनका नाम जम्बूद्वीप और डेरोथी द्वीप था। जम्बूद्वीप और डेरोथी द्वीप था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर अब हम बात करें तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर हमने देखा कि पशुपालन मध्य पाषाण काल से ही क्या हो गया था, शुरू हो गया था। और मध्य पाषाण काल से जब शुरू हुआ था तो इसका जो प्रथम साक्ष्य मिला, एक तो मतलब सबसे पहला कौन था, सबसे पहला कुत्ता पशुपालन, कुत्ते से सबसे पहला जो पालतू पशु बना वो कुत्ता बना। ठीक है, वो प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, आदमगढ़ से। ये आमदगढ़ लिखा हुआ है, आदमगढ़ होगा जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए। तो ये कुछ बातें थी मध्य पाषाण, मध्य पुरा पाषाण के बारे में नहीं, मध्य पाषाण के बारे में ये कुछ बातें थी। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर मुझे दिखती हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी। बालू के टीले को स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता था। टेरी आपको पता होना चाहिए किसको कहा जाता था। अब देखिए जैसे कि हमने कुछ पुरा पाषाण कालीन स्थल के बारे में जाना था, उसी तरीके से अब हम मध्य पाषाण कालीन स्थलों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए यहाँ पर भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको दे रखी हैं। बागौर जो राजस्थान में है, भीलवाड़ा ज़िले में कोठारी नदी के तट पर अभी ऊपर पड़ा सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक आवास स्थल GN मिक्स द्वारा कराया गया था। मतलब इसका उत्खनन BN मिक्स द्वारा कराया जाता है, उन्होंने 2 साल करीब कराया था। ठीक है, लंगनाच गुजरात में प्रथम शुष्क क्षेत्र का स्थल उत्खनन HD सांकलिया द्वारा हुआ। रेत के ठोस टीले व 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सराय नहर राय जो कि उत्तर प्रदेश में है, स्थल का क्या नाम है, सराय नहर राय जो कि उत्तर प्रदेश में है। स्तंभ गर्त के प्रमाण मिले हैं। मृतक संस्कार विधि के अंतर्गत समाधि स्थल में शवों का सिर पश्चिम
वह पैर पूरब की ओर होती थी। युद्ध में हत्या का प्रथम साक्ष्य में कंकाल के सिर में पत्थर घुसा हुआ मिला। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए, तो मध्य पाषाण कालीन स्थल जो था सराय नहर राय उत्तर प्रदेश में, वहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है। महदहा, ये भी इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश में। प्रतापगढ़ जिले में स्थित यह स्थल हड्डी व सींग के उपकरण व आभूषण मिले यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप कहेंगे महदहा उत्तर प्रदेश से। महदहा उत्तर प्रदेश से स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और सराय नहर रॉय से उत्तर प्रदेश में क्या मिला है, यहाँ से प्रथम साक्ष्य मिले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपको नहीं भूलना है कि 3 मानव कंकाल जो प्राप्त हुए हैं वो सराय नहर राय से उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। और स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य आपको महदहा, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हुए हैं। फिर अगर हम बात करें तो वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। बीबी लाल द्वारा उत्खनन कार्य से आवासीय बस्ती व पत्थर के औजार की निर्माण स्थली के रूप में पहचान हुई। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और आदमगढ़ से पशुपालन के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए, आपको पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट और आदमगढ़ वाला इम्पोर्टेंट है, जो मध्य प्रदेश में, ये दोनों उत्तर प्रदेश में थे और ये दोनों मध्य प्रदेश में हैं। तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश एक स्थल है जो होशंगाबाद जिले स्थित होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से शैलाशय समूह के सूक्ष्म पत्थर के औजार और इम्पॉर्टेंट बात जो है कि पशुपालन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगर पंचमढ़ी की बात करें तो जो मध्य प्रदेश में, यहाँ से 2 प्रसिद्ध शैलाशय मिले हैं, जम्बू द्वीप और डेरोथी द्वीप, अभी पढ़ा, और ये दोनों भी मध्य प्रदेश में। तो देखो, 2 जो हमने पढ़े उत्तर प्रदेश में इम्पॉर्टेंट थे और 2 हमने पढ़े मध्य प्रदेश में इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है। सराय नहर राय में आपको 3 कंकाल एक साथ एक ही कब्र में मिले। महदहा में आपको क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, 3 क्या बोलते हैं, स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला। और जो आदमगढ़ था वहाँ पर पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले। पंचमढ़ी से आपको 2 प्रसिद्ध शैलाशय जम्बू द्वीप और देरोथी द्वीप मिले थे। और भीमबेटका से आपको सबसे प्राचीन शैलाशय जो है वो मिला, याद रखना है आपको। ठीक है। और यहाँ पर जलाहल्ली कर्नाटक में रोमन लिपि के डी अक्षर के आकार के तिरछे फलक का प्रमाण मिला, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टेरी तमिलनाडु में मिला। प्रस्तर पत्थर उद्योग का कच्चा माल स्फटिक व हल्का भूरा मृग पत्थर प्राप्त हुई, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं। तो आपको यहाँ 4 बिल्कुल रट लेने हैं, सराय नहर राय, महदहा, आदमगढ़, पंचमढ़ी, ये दोनों भी उत्तर प्रदेश में थे और ये दोनों मध्य प्रदेश में थे। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नवपाषाण युग की। किसकी बात करने जा रहे हैं, नवपाषाण युग की, या नवपाषाण काल की बात अब हम करेंगे। चलिए देखिए, यूनानी भाषा में नियो शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसको हम नवपाषाण काल भी कहते हैं। भारत में नवपाषाण काल में से संबंधित पुरातात्विक खोज का प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने बात करी पुरापाषाण काल का। तो जब हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा तो उसको हमने 3 भागों में विभक्त किया, 3 भागों में बांटा और उसको हमने पढ़ा कि किसकी क्या खासियत थी। उसके बाद हमने मध्य पाषाण काल पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण काल को, किसका जो श्रेय जाता है 1857 में मेन उसकी खोज हुई, मेन उसके बारे में पता चला और उसका जो खोज करने का श्रेय जाता है वो सीएल कॉर्लाइज को जाता है। अब अगर नवपाषाण काल की बात करी जाए तो इसकी खोज करने का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर प्राइमरोज को 1842 में। देखिए बाद में दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाद में ही आया है। देखिए वो 1857 में उसकी खोज हुई जो कि डॉक्टर सीएल मतलब आपके सीएल कॉर्लाइज ने करी, और इसकी खोज कब हुई 1842 में। इसको मेन कब मतलब जाना गया कि ऐसा भी कोई काल था, तो ये कब जाना गया 1842 में। तो ये चीज़ें आपको, हालांकि सन आपसे नहीं पूछते बट ये चीज़ें आपको समझनी है। डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है इसका श्रेय, जो कि 1842 ईस्वी में कर्नाटक में एक लिंगसुगुर नामक स्थल से दक्षिण भारत का प्रथम
पॉलिशदार कुल्हाड़ी के उपकरण खोजे। देखिए, अगर कोई पूछे कि हैंड एक्स सबसे पहले किसने खोजा, तो आप नाम देंगे रॉबर्ट ब्रूस फुट का, है ना। आप क्या देंगे? रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम देंगे। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि भारत का प्रथम पॉलिशदार कुल्हाड़ी किसने खोजी, तो वो थे डॉक्टर प्राइम रोज। पॉलिशदार कुल्हाड़ी किसने खोजी? डॉक्टर प्राइम रोज ने 1842 में, और तभी इस नवपाषाण काल की जानकारी जो है वो हमें मिली। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो, तो सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ले मैसूरियर ने उस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की लेंस नदी की घाटी से प्राप्त किए। सबसे पहले 1860 ईस्वी में जो ले मैसूरियर थे, उन्होंने उस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण, जो प्रथम प्रस्तर मतलब पाषाण पत्थर का जो उपकरण उत्तर प्रदेश की लेंस नदी की घाटी से प्राप्त करे। अगर ये प्रश्न बन जाए तो आप आंसर दे सकते हैं, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में है। हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है कि नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान में स्थित जो बलूचिस्तान प्रांत है उसके मेहरगढ़ में ये स्थित है। और मेहरगढ़ से रिलेटेड मेहरगढ़ का नाम आते ही आपको एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि यहाँ पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मतलब नवपाषाण में अब जो हमारे ये जो मानव थे वो कृषि करना भी शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ नियोलिथिक शब्द के बारे में बताया गया है। नियोलिथिक शब्द का प्रयोग ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, बट आपको मेन सुनना है। तो नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने 1865 में अपनी प्रकाशित बुक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग उस युग को बताने के लिए किया था जिस युग में पत्थर के उपकरण अधिक कुशलता से और अधिक रूपों से बनाए गए और उन पर पॉलिश भी की गई थी। मतलब अब यहाँ पर पॉलिशदार उपकरण मिलने लगे और यहाँ का जो उपकरण था वो थोड़े छोटे और थोड़े और कुशलता से बनाए जाने लगे थे। और आपको अभी हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के जो मेहरगढ़ में प्राचीनतम साक्ष्य मिले कृषि के, और इस युग में प्रथम खाद्य उत्पादक की संज्ञा प्रदान की थी। अभी तक क्या था? मानव आखेटक था। ठीक है, अब पहले वो आखेटक था, फिर वो आखेटक से पशुपालक मध्य पाषाण में बना, और अब जब नवपाषाण में वो प्रथम खाद्य उत्पादक भी बन गया, क्योंकि अब उसे कृषि की भी जानकारी हो गई थी। और प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलते हैं वो आपको मेहरगढ़ से मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, बुर्ज होम, यहाँ पर इस युग के जो लोग पॉलिशदार पत्थर के औजार व हथियारों का प्रयोग करते थे। यहाँ पर बुर्ज होम, जिसका अर्थ बुर्ज वृक्ष का स्थान है, तो बुर्ज होम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। यहाँ पर क्या करा जाता था? पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता। तो ये बुर्ज होम आपको किस काल में मिले? नवपाषाण युग में मिले। वह प्रथा भारत के किसी भी भाग में नवपाषाण युगीन स्थान में नहीं प्राप्त, लेकिन भारत के किसी भाग में ये प्राप्त नहीं हुई है। अगर अब हम चिरांद की बात करें, जो बिहार प्रांत है, नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल एकमात्र ऐसा पुरास्थल है जहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए, आप देखिए चिरांद, आप चिरने कहते नहीं, चील कौवों को खिला दी जाएगी तुम्हारी हड्डियाँ, तो चिरांद से ही याद कर लीजिए कि हड्डी के उपकरण सबसे ज़्यादा यहीं से मिले हैं। ये एकमात्र ऐसा पूरा स्थल था नवपाषाण कालीन, जो मुख्य रूप से जो यहाँ पर हिरण के सींग मिले हैं, और ये उपकरण ताम्रपाषाणिक अवस्था के प्रतीत होते हैं। किस अवस्था के प्रतीक होते हैं? ताम्रपाषाणिक, मतलब जब ये लोग तांबे का इस्तेमाल करने लगे थे। इलाहाबाद में स्थित कोलडिहवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहाँ से चावल व धान का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो कोलडिहवा से, इलाहाबाद में जो कोलडिहवा स्थित है, वहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल और धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगर नवपाषाण
पुरास्थल की बात करें तो यहाँ से एकमात्र ही ऐसा स्थान है कोलढिबा जहाँ से चावल या धान का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृपक समुदाय के थे। किस समुदाय के थे? अभी आपने सबसे पहले जब पुरापाषाण पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था कि ये लोग नेग्रिटो जाति के थे, और नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक जाति के, सॉरी कृपक नहीं, कृषक समुदाय थे। ठीक है, ये लोग स्थायी घर बना के, अभी तक वो अस्थायी घर पे, मतलब अभी तक वो गुफाओं में रहते थे, उनका कोई निश्चित स्थान नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर नवपाषाण में ये थोड़े आधुनिक हो गए थे ना, इसलिए घर बनाकर भी रहने लगे थे। ठीक है, कुंभकारी जो है सर्वप्रथम इसी काल के दृष्टिकोण में होती है, और पहिए, ये दो इम्पॉर्टेंट आविष्कार हैं नवपाषाण काल के। पहिए और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। ठीक है, अब आपको अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ से भी बता सकते हैं तो देखिए, केरल से पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य 19वीं शताब्दी में भूगर्भशास्त्री रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खुदाई के दौरान केरल में कई प्रागैतिहासिक बस्तियों की खोज करी। केरल के उत्तरी हिस्से में हाल में ही हुए खुदाई के दौरान पाषाण युग संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में कहाँ पर, किसके उत्तरी हिस्से में खुदाई के दौरान पाषाण युग की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो आप कहेंगे केरल में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर क्या है, केरल के पुरातत्व विभाग के प्रमुख के प्रयासों से केरल में कई पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल के कई उपकरण एवं पत्थरों पर बने हुए साइट, मेगालिथिक साइट जिसे बोलते हैं, उत्तरी केरल से प्राप्त हुए हैं। खुदाई के दौरान पाषाण युगीन कुल्हाड़ी, वेनिमल नदी बेसिन जो कोझिकोड में स्थित है, प्राप्त हुए हैं। नुकीले पत्थर और खुरचनी, अनख्याम और चिराख्याम नदी बेसिन जो चंद्रगिरी में स्थित है, यहाँ से प्रथम बार पुरापाषाण औजार के साक्ष्य मिले हैं। प्रागैतिहासिक बस्ती में रहने वाले लोग हाथ की कुल्हाड़ी के निर्माण की तकनीक से भी परिचित थे। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना, बस एक बार पढ़े दे रही हूँ मैं। 1930-35 में पुरातात्विक रिचर्ड उडेन टोड ने प्रथम बार इस क्षेत्र में मध्यपाषाण युग के जो उपकरण थे उसकी खोज की थी, और कुछ पुरातत्वविदों ने पनूम वन क्षेत्र में भी मध्यपाषाण कालीन उपकरण की खोज की, जो कि कोझिकोड वायनाड जिले में स्थित है। यह स्थान मध्यपाषाण कालीन अपशिष्ट पदार्थों का कारखाना है। इसी जंगल में पत्थर का बना एक हथौड़ा प्राप्त हुआ था। अब देखिए, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि कोझिकोड वायनाड जिले में स्थित है, और यह स्थान एक मध्यपाषाण कालीन अपशिष्ट पदार्थों का कारखाना था, और इसी जंगल में पत्थर से बना हथौड़ा मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पुरातत्वविदों ने काले और लाल रंग की मिट्टी के बने बर्तन, मिट्टी में काले और लाल रंग का इस्तेमाल हुआ है। मिट्टी के बर्तनों पर बाज पक्षी के सिर के आकार की बनी हुई तस्वीरें, हुक्का और लोहे की हंसिया व लोहे की कई सिल्लियाँ को भी प्रमाणिक माना है। तो ये केरल से कुछ चीज़ें प्राप्त हुई थी मेन, तो उसके बारे में आपको बताया गया, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। अब हम कुछ बातें जान लेते हैं। अभी तक तो हमने ये पूरा पढ़ लिया। अब देखिए, आपने मध्यपाषाण कालीन युग के बारे में, स्थल के बारे में पढ़ा, पुरापाषाण कालीन स्थल जो महत्वपूर्ण स्थल थे उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नवपाषाण स्थल के बारे में, जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताती चलूँगी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम मेहरगढ़ की बात करें जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, तो नवपाषाण में कृषि का प्राचीनतम, यहाँ पर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्में, कितनी किस्में? गेहूं की 3 किस्में और जौ की 2 किस्मों की खेती व कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य प्राचीनतम। अब देखिए, मेहरगढ़ से केवल कृषि, अब देखिए यहाँ से आप सीधी सी बात समझ सकते हैं कि वो कृषि करने लगे थे। तो जब कृषि करने लगे थे तो भाई वो एक स्थायी जीवन भी जीने लगे होंगे, एक स्थायी घर बनाकर रहने लगे होंगे, तभी तो वो कृषि कर पाए। अदरवाइज ऐसा थोड़ी कि आज यहाँ कृषि करी फिर कल 200 किलोमीटर दूर जाके कृषि कर रहे हैं, ऐसा तो करते नहीं होंगे। तो आपको यहीं से याद रखना है कि यहीं से स्थायी जीवन के भी प्रमाणित सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये एक लॉजिकल बात है कि अगर मेहरगढ़ से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो यहीं से स्थायी जीवन के भी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगर हम बात करें बुर्ज होम, जहाँ पर कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया जाता था, ये कश्मीर में है।
श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तावास गड्ढा घर का प्रमाण मिला है। ठीक है, और इसको डी टेरा और पीटरसन द्वारा खोजा गया था, इम्पॉर्टेंट नहीं है। खेती से परिचित है और यहाँ कब्रों में इतना आपको ध्यान में रखना है, बुर्ज होम कश्मीर में जो कि है, और यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है कि भारत में इसके ज़्यादा मतलब इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, इस प्रथा के साक्ष्य नहीं मिले हैं, और ये बोला गया कि पालतू कुत्ते भी जो थे वो मालिक के साथ दफनाए जाते थे बुर्ज होम में, जो कि कश्मीर में है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपका ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट थे। फिर गुफ़्फ़क राल जो कुम्हार की गुफा जिसे बोलते हैं कश्मीर में है, यह श्रीनगर की से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी में स्थित कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले। हड्डी के औजार व धूसर मृद भांडों का प्रमाण मिला। सिलबट्टा मसाला पीसने वाला घरेलू उपकरण आपको पता होगा वो प्राप्त हुआ, ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका आता है कोल, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कोल ढेवा उत्तर प्रदेश में बोलन घाटी पर इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है। जो बोलन घाटी पर इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है आपका कोल ढेवा उत्तर प्रदेश में, आपको पता होना चाहिए कि बोला घाटी भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। यहाँ के उत्खनन 6500 ईसा पूर्व में ये धान की खेती का प्रमाण मिला है, जो भारत में नहीं विश्व का सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात समझिए, यहाँ पर क्या बोला कि बोलन घाटी नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है ये। यहाँ के उत्खनन से जो 6500 ईसा पूर्व में जो धान की खेती का प्रमाण जो मिला है वो भारत में ही नहीं विश्व का सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता है। क्या? धान की खेती का साक्ष्य मिला है कोल ढीवा से। परंतु लहुरा देव संत कबीर नगर से चावल की खेती का भी प्रमाण मिला है। तो धान और चावल दोनों की खेती का प्रमाण मिला, और जो धान का प्रमाण मिला है वो विश्व में सबसे प्राचीन माना जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है मगहरा उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र का उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों का प्रमाण मिला है। धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से इम्पॉर्टेंट नहीं है। चौपानी मांडो से उत्तर प्रदेश में क्या मिला, ये एक इम्पॉर्टेंट है। देखिए मेहरगढ़ इम्पॉर्टेंट है, बुर्ज होम इम्पॉर्टेंट है, कोल ढेवा इम्पॉर्टेंट है, और आपका आ गया चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद के निकट मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण हस्त निर्मित मृद भांड के प्रमाण और विश्व का प्राचीनतम जो मृद भांड का साक्ष्य है वो यहीं से मिला है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि विश्व का प्राचीनतम मृद भांड का साक्ष्य, विश्व का प्राचीनतम मृद भांड का साक्ष्य आपको चौपानी मांडो से मिला है। इलाहाबाद के निकट मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों का प्रमाण आपको चौपानी मांडो से मिला है। ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृद भांड आपके साक्ष्य आपको चौपानी मांडो से मिले हैं। चिरांद की बात करें तो जो बिहार में है, सारण जिले में स्थित है, और नवपाषाण कालीन एकमात्र स्थल जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित थे, मतलब मेन जो थे वो हिरण के सींगों से निर्मित थे। तो चिरांद के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। चौपानी मांडो में आपको मृद भांड का विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कोल ढेवा से आपको धान और विश्व का, ये भारत का भी और विश्व का भी प्राचीनतम साक्ष्य है, और चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम इसमें आपको क्या मिला है, मेन कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, और मेहरगढ़ से आपको कृषि के और स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। दावा जली होर्डिंग की बात करें असम में है, ठीक है। अब अगर हम बात करें दावो जली होर्डिंग की बात करें तो आपका असम में है, कृषि व पशुपालन के प्रमाण मिले। उसके अलावा आपका क्या दिया गया है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, देखिए। तो सारू तारू असम में गुवाहाटी के निकट उत्खनन में आदिम कुल्हाड़ियाँ और अंकित मृद भांड प्राप्त हुए। सगन कल्लू कर्नाटक में मैसूर के निकट बेलारी जिले में स्थित है, यहाँ से राख के टील प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और पिकली हल कर्नाटक नवपाषाण युगीन निवासी पशुपालक थे, यह गाय बैल बकरी भेड़ को पालते थे। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, राख का ढेर व निवास स्थल दोनों मिले हैं। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। आपका अगर इम्पॉर्टेंट है जिसमें से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, डिस्कस इसलिए कर लिया कि बाय चांस अगर आ जाए तो आप कर पाएँ, क्योंकि हम ये एनसीईआरटी का पूरा सार पढ़ रहे हैं और कुछ भी ऐसा हम नहीं चाहते जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छूटे। तो इसमें सबसे
मेन मेहरगढ़, बुर्जहोम, कोलडीवा, आपका चौपानी मांडो जहाँ से आपको विश्व का प्राचीनतम मृद भांड का साक्ष्य मिला है, और चिरांद, ये इम्पॉर्टेंट हैं आपके, और हमने आपको बाकी कालों में भी बताया है। अगर आपको वीडियो अभी पूरी तरीके से समझ में ना आया हो, आपको कुछ चीज़ें याद करनी हो, तो आप दोबारा इसको अगर देख लोगे तब भी आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, और वैसे तो एक ही बार में आपको काफ़ी फ़ायदा मिल गया होगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब कुछ अगर चीज़ बची होगी तो वो भी मैं आपको बता दूँ, कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसमें रह गया हो तो वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। हाँ, तो मैं आपको ये बताने वाली थी, जैसा कि मैंने आपसे बोला ही था कि आपको मैं बोलूँगी कि भाई किस तरीके से मानव की एक तरीके से उत्पत्ति हुई, विकास हुआ। ठीक है, तो पहले मानव क्या था, होमो हैबिलिस था। सबसे पहले वो मतलब किस तरीके से वो उत्पत्ति हुई, तो एक तरीके से आप ये 5 भागों में देख पा रहे हैं। ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें हमने आपको 3 मेन बता दिए थे, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस और होमो सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस जो चिंतनशील मानव है वो, यहाँ पर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं मिलेंगी पढ़ने को। तो यहाँ पर हमारा ये प्रागैतिहासिक काल जो है वो समाप्त होता है, और बहुत डिटेल में मैंने इसको डिस्कस करने की पूरी कोशिश करी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार, और कल हम फिर से आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके सिंधु घाटी सभ्यता को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।